नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर द सर्विसेज। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर सर्विसेज एमएस यूनिवर्सिटी का 2000 अक्टूबर 2019 का पेपर है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है, द ब्लैंक स्कीम वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन इंडिया ऑन 9th March 2015 for the development and the driven the beautifications and the pilgrimage site to tap the growth of domestic tourism driven by spiritual or religious sentiments। यानी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 9th मार्च को एक स्कीम लॉन्च की थी। जो उसका जो मतलब था, वो मतलब था क्या, कौन सा इंटेंस था? सो ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पिरामिड, यानी कि जो यात्रा स्थल है उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, नहीं उसको सही बनाने के लिए, एंड ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़े स्पिरिचुअल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हिसाब से। तो उसके अंदर ऑप्शंस हमें दिए गए थे। फर्स्ट आदर्श स्मारक, दूसरा था प्रसाद, तीसरा था माइस और फोर्थ था ऑल ऑफ दिस। यानी कौन सी स्कीम थी चारों में थी? तो हमारे पास जो ये गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया था उसका नाम दिया था प्रसाद। सो आंसर इज बी, प्रसाद। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास था, कैलकुलेट द नेट रेवेन्यू पर पेशेंट यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है कि नेट रेवेन्यू 5 लाख रुपीज है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स है 1000, नंबर ऑफ पेशेंट डिस्चार्ज है 300। ऑप्शंस हमें दिया था कि आंसर थे 166.67, 214.29, 714 सॉरी, तीसरा था 500 और फोर्थ था नन ऑफ द फोर। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर आता है 500। कैसे आता है? तो सबसे पहले हमें नेट रेवेन्यू पर पेशेंट की हमें फॉर्मूला चाहिए। तो नेट रेवेन्यू पर पेशेंट की फॉर्मूला है नेट रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे 5 लैक्स टोटल हमारा नेट रेवेन्यू था और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स 1000। तो हमें आंसर मिल जाता है 500, जो कि पर पेशेंट हमें कितना प्राइस मिल रहा है, यानी कितना चार्जेस हम दे सकते हैं वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज डेली रेट ऑफ द होटल एक्सप्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको होटल एक्सप्रेस का एवरेज डेली रेट फाइंड करना है। ऑप्शंस इंफॉर्मेशन दे रखी है कि नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल 170, रूम रेवेन्यू है 9,52,000, एवरेज ऑक्यूपेंसी 70% है। इसका मतलब 70% रूम्स ऑक्यूपाइड होते हैं। आंसर्स हमें देखा था एवरेज डेली के लिए 5,600, 8,000, थर्ड था 6,000 और फोर्थ था हमारे पास 9,000। तो आंसर विल बी 8,000। कैसे आंसर आएगा? तो फॉर्मूला है एवरेज डेली रेट के लिए रूम रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपाइड। तो हमारे पास जो रूम रेवेन्यू था वो तो दे रखा था 9,52,000 और नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड के लिए हमारे पास टोटल रूम्स जो 1,170 था उसका 70% हम ऑक्यूपाई होता था। तो 170 का 70% देखा जाए तो 119 आपका आंसर आएगा। सो 9,52,000 डिवाइड बाय 119, तो आंसर आता है 8,000। तो ऐसे हमें मिल जाएगा एवरेज डेली वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, द फैक्ट दैट द सर्विस कैन नॉट बी सर्व, स्टोर्ड, रिसोल्ड और द रिटर्न डिनोट विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस। सर्विस के अंदर ये कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें बताता है कि उसको सेव नहीं किया जा सकता, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, उसको रीसेल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है हेट्रोजेनिटी, यानी कि विविधता, वो अलग अलग है। सेकेंड कस्टमर पार्टिसिपेशन, उसमें कस्टमर इन्वॉल्व होता है, वो है। इनसेपरेटेबिलिटी, यानी वो अपने ओनर से अलग नहीं हो सकता, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। या फिर पैरिशेबिलिटी। तो आंसर इज पैरिशेबिलिटी, क्योंकि ये जैसे हम उसको सर्व करते हैं तुरंत ये खत्म हो जाती है, तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, उसको सेव नहीं कर सकते। जैसे कि हमने आपको पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद जैसे ही आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते। यूट्यूब की मदद से आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि आप बार बार यही सर्विसेज दे सकते हो और किसी और को भी दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नेट इनकम ऑफ द पैथोलॉजी डिपार्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द बैंकर्स हॉस्पिटल। बैंकर्स हॉस्पिटल करके है जिसका पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की इनकम हमें ढूंढनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह सब होता है, तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की इनकम और एक्सपेंस लिखना है। हाँ, यहाँ पे हमें देखा है कंसल्टेंसी चार्जेस है, तो कंसल्टेंसी चार्जेस पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में तो नहीं होते। हाँ, ब्लड टेस्ट की फीस होती है, वो उसकी इनकम हो जाएगी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की। अल्ट्रासोनोग्राफी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं आता, वो अलग होता है।
सीरम टेस्टिंग, ये टेस्टिंग वगैरह सबका जो काम होता है वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है, तो वो उसकी इनकम में आ जाएगा। रूम चार्जेस तो वही हॉस्पिटल में होता है, वो यहाँ पे नहीं आता। सैलरी एंड वेजेस ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वो भी नहीं आता। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का है तो हम वो उसको ले लेंगे। हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है 2,07,000, 4,32,000, 4,57,000 और 1,82,000। सो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ब्लड टेस्ट वगैरह का 1,87,000 है। अल्ट्रासोनोग्राफी का तो काउंट नहीं कर सकते हम, सीरम टेस्टिंग का काउंट कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट का 187 प्लस सीरम टेस्टिंग का 25,000 और उसमें से सैलरी एंड वेजेस ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट 30,000 माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल इनकम हो जाएगी 2,12,000 और एक्सपेंडिचर 30,000 जो सैलरी एंड वेजेस है वो माइनस करेंगे, तो आंसर विल बी 1,82,000। 1,82,000 जो है वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की नेट इनकम है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था नेट इनकम, अगर ग्रॉस इनकम क्वेश्चन पूछा गया था तो 2,12,000 आंसर आता, उसमें ब्लड टेस्ट फीस और सीरम टेस्टिंग वही उसका ही चार्जेस कंसिडर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अदर थिंग्स रिमेन सेम, it increase the fixed cost will blank into BEP and decrease the fixed cost will be blank into BEP। जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, या फिर फिक्स कॉस्ट कम हो जाता है तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर बाकी कोई चेंजेस नहीं आ रहे तो क्या होता है, तो नॉर्मली यहाँ पे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज और है इंक्रीज डिक्रीज। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी आपका खर्चा बढ़ रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अगर फिक्स कॉस्ट कम हो रही है तो आपका टोटल खर्चा कम है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो नीचे आ जाएगा, दैट इज डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखना चाहे तो यहाँ पे आंसर आएगा आंसर डी, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ब्लैंक कंट्रोल इज द ब्लैंक इज द कंट्रोल रूम which deal with the guest reservation, registration, account settlement and the check in और check out of the guest in the hotel। होटल के अंदर कहाँ से ये सारा काम होता है कि गेस्ट का रिजर्वेशन भी होता है, जब गेस्ट आते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन भी वहीं पे किया जाता है। अकाउंट सेटलमेंट यानी जब होटल छोड़ के जाते हैं तो उनको जो कितना पैसा लेना है कितना पैसा देना है वो सारा सेटलमेंट कहाँ होता है, या चेक इन और चेकआउट का जो टाइमिंग होता है वो कहाँ होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट आपको दिया है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, सेकेंड ऑप्शन है मार्केटिंग एंड सेलिंग डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग और फोर होता है फूड एंड बेवरेजेस। फूड बेवरेजेस तो किचन में चला जाएगा, हाउसकीपिंग जो है वो रूम के अंदर चला जाएगा, वो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं। जो होटल के अंदर जब एंटर करते हो तब होता है फ्रंट ऑफिस, तो ये सारी कैलकुलेशन यानी ये सारा प्रोसीजर आपका फ्रंट ऑफिस पे होता है, तो आंसर इज ए, दैट इज फ्रंट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। फर्स्ट बता रखा है द की डिफरेंस बिटवीन द सर्विस फॉर्म्स एंड द मैन्युफैक्चरर इज द टेंजिबिलिटी ऑफ द आउटपुट। उनका आउटपुट क्या होता है कि टेंजिबल है कि नहीं, सही आंसर है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग अगर नॉर्मल चीज का हुआ तो उसको टेंजिबल होता है, सर्विस में तो टेंजिबिलिटी नहीं होता, तो ये तो सही है, फर्स्ट आंसर इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं सर्विस फॉर्म्स डू नॉट होल्ड द इन्वेंट्री, वे उनका सर्विस में उसको स्टोर ही नहीं कर सकते तो इन्वेंट्री नहीं होगा। दे क्रिएट द सर्विस व्हेन द क्लाइंट रिक्वायर्ड, जब क्लाइंट को जरूरत है तभी वो सर्विस प्रोवाइड करेगा और गरम गरम ही सर्व कर देगा, यानी कि इंस्टेंट वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है और क्रिएट भी की जाती है। नंबर थर्ड द सर्विस फॉर्म्स डू नॉट रिक्वायर द फिजिकल प्रोडक्शन साइट, यानी वहां जाके आपको प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होती सर्विस के अंदर। द पीपल क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग डिलीवरिंग द सर्विसेज कैन बी लोकेटेड एनीवेयर, कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, जैसे कि होटल में होता है किचन डिपार्टमेंट अलग बनाना पड़ता है, कहीं पे भी वो सर्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए कि टीचिंग की बात है तो कहीं पे भी सर्व कर सकते हैं हम, तो ये भी सेंटेंस सही है, थर्ड भी। नेक्स्ट आपको ऑप्शंस दे रखे हैं तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन आ गया हमारा सी, दैट इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर ट्रू, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज income from the digital x-ray, ultrasonography, CT scan, MRI is considered as income from। आपने देखा होगा डिजिटल एक्सरे कहाँ होता है, वहीं पे सोनोग्राफी का भी होता है, तो ये जो पूरा डिपार्टमेंट वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, देखते हैं। फर्स्ट है पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी में तो ये सब भी का ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट वगैरह होता है।
होता है ओपीडी, दैट इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो आउट पेशेंट्स तो यानी डॉक्टर क्या होता है, वो भी ओपीडी डिपार्टमेंट में नहीं होता। तो उसके बाद फार्मेसी, फार्मेसी में दवाइयाँ मिलती है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन है रेडियोलॉजी, हाँ ये सारी चीजें हमें अवेलेबल होती है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। सो आंसर इज डी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9, which method is adopted for recognizing revenue in case of the insurance agency commission? इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन के अंदर कौन सी मैथड होती है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो, जिसे हम AS9 के नाम से जानते हैं? हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मैथड, सेकंड होता है कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मैथड, थर्ड होता है A and B बोथ, और नेक्स्ट है नाइदर A नॉर B, यानी कोई भी नहीं है यहाँ पे से। तो देखो यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंसी का मतलब क्या होता है कि पूरा कंप्लीट तो वैसे होगा नहीं, यानी कंप्लीटेड सर्विस की बात करें तो कंप्लीटेड सर्विस तो होगा नहीं जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, जिसका आपने मेडिक्लेम वगैरह, तो वो एडमिट नहीं हो जाता, बीमार नहीं पड़ जाता तब तक। लाइफ इंश्योरेंस है तो ऐसे केसेस के अंदर जब पूरी सर्विस कहाँ कंप्लीट होगी, जब उसको डेथ हो जाएगी, बंदे को पैसे मिल जाएंगे, यदि कंप्लीटेड सर्विस तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्रपोज्ड कंप्लीशन मैथड हो सकता है। So answer is proportionate completion method. Answer is A. Next question हमारे पास है कि lower average length of stay, that is ALOS का मतलब क्या होता है? अगर ALOS आपका लोअर है तो इसका मतलब क्या होता है कि there is no efficiency, फॉर्म की कोई एफिशिएंसी नहीं है, लोअर एफिशिएंसी होती है, हायर एफिशिएंसी होती है, कुछ नहीं होता। जनरली लोअर एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो होता है हॉस्पिटल के अंदर होता है, ये रेशियो हम कैलकुलेशन करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, यानी जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो कम से कम दिन हॉस्पिटल में गुजारते हैं, दैट इज उनका जो आईपीडी डिपार्टमेंट है, हाँ जल्दी लोग जल्दी वहां से ठीक होकर निकल जाते हैं। तो अगर ALOS आपका कम हुआ, इसका मतलब कि आपकी हॉस्पिटल अच्छी चल रही है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, तो इट्स हायर एफिशिएंसी। और अगर आपका ALOS ज्यादा है, इसका मतलब आपकी लोअर एफिशिएंसी। यहाँ पे हमें पूछा गया है लोअर ALOS का मतलब आपकी एफिशिएंसी कैसी है, हायर। तो आंसर इज सी, हायर एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, जिसे हम कहते हैं ALOS, अभी हमने डिस्कस किया। सेम पॉइंट के ऊपर आपको कैलकुलेशन क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल पेशेंट डेज हमारे पास है 10,000, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का है 6,000। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का होता है डेज जो होता है वो डॉक्टर को सिर्फ दिखाने आते हैं, अपना इलाज करवाने के लिए, और मेडिसिन लेके चले जाते हैं। नंबर ऑफ इन पेशेंट डिस्चार्ज, जो पेशेंट डिस्चार्ज हुए, जो एडमिट थे और वो डिस्चार्ज हुए, ऐसे 2,000 थे। तो हमें पूछा कि अभी ALOS फाइंड करो। तो क्वेश्चन हम ऑप्शन दे रखे हैं 2 days, 8 days, 3 days एंड 5 days। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो आंसर हम कैलकुलेशन करेंगे एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कैसे। सो टोटल इन पेशेंट डेज है हमारे पास अपॉन टोटल इन पेशेंट डिस्चार्ज है। तो देखो हमारे पास टोटल पेशेंट में से आउट पेशेंट माइनस कर लेंगे तो हमें इन पेशेंट मिल जाएगा। तो 10,000 में से 6,000 माइनस कर लेंगे तो 4,000 इन पेशेंट डेज मिल जाएंगे, और 4,000 इन पेशेंट डेज के अपॉन में टोटल इन पेशेंट डिस्चार्ज जो कि हमें 2,000 दे रखा है। सो 4,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इज इक्वल टू 2। सो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो है ALOS है वो 2 days आंसर आएगा। सो आंसर इज A, 2 days। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the department in which the patients are admitted and stay overnight, ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है जहां पे पेशेंट को एडमिट किया जाता है और उसको वो रात रुकना चाहे तो रुक सकता है, देयर इज ओवरनाइट वो स्टे कर सकता है, और सेवरल डेज और वीक्स और मंथ, यानी महीनों तक भी रह सकता है, अगर वो अच्छे से ठीक नहीं हुआ तो दिनों तक भी रह सकता है और वीक्स के लिए भी रह सकता है। तो कौन सा डिपार्टमेंट होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, दूसरा होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, थर्ड होता है बोथ, या डी नाइदर। तो अगर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हम किसको कहते हैं, OPD जिसका नाम कहते हैं उसको। सो OPD का मतलब होता है जो डॉक्टर को दिखाने आता है, मेडिसिन वगैरह लेके वापस घर चला जाता है। लेकिन इन पेशेंट डिपार्टमेंट वो होता है जिसको डॉक्टर एडमिट करते हैं, वो वहाँ सेवरल टाइम्स रह सकता है, और जब वो सही हो जाए, उसकी तबीयत अच्छी हो जाए, तो वहां से जा सकता है। सो आंसर इज बी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रूम्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये हमारा सेल ऑफ रूम, रूम में से हमारी कितनी इनकम हुई है वो हमें काउंट करनी है। ये एग्जांपल जो है वो होटल्स के लिए है। सो रूम रेवेन्यू हमारे पास 40,000 है, सेल ऑफ फूड है 10,000, सैलरी एंड वेजेस ऑफ द रूम इज 3,000, ग्लासवेयर एक्सपेंसेस ऑफ रूम 1,000, फायर इंश्योरेंस 5,000।
ऑप्शन हमें दे रखा है, नेट इनकम फ्रॉम द रूम डिपार्टमेंट इज 31,000, 36,000, 46,000 एंड 41,000। देखो देखा जाए तो सेल ऑफ फूड तो रेस्टोरेंट में हो जाएगा, रेस्टोरेंट का हिस्सा हो जाएगा, यानी रूम्स में वो नहीं आता। सैलरी एंड वेजेस ऑफ द रूम, तो जो रूम अटेंडेंट है उसका सैलरी है 3,000, तो वो रूम का खर्चा हो गया। ग्लासवेयर एक्सपेंसेस रूम मेंशन किया हुआ है तो वो रूम का एक्सपेंस हो गया। सो हमारे पास रूम रेवेन्यू है जो 40,000 रुपये है, उसमें से हम क्या कर लेंगे, वेजेस एंड सैलरी ऑफ द रूम डिपार्टमेंट एंड ग्लासवेयर दोनों माइनस कर लेंगे। सो रूम रेवेन्यू माइनस सैलरी एंड वेजेस माइनस ग्लासवेयर एक्सपेंसेस, तो हमारे पास अमाउंट बन जाता है 36,000। सो आंसर इज बी, नेट इनकम फ्रॉम द रूम डिपार्टमेंट इज 36,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ द ब्लैंक परसेंटेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे कितने परसेंटेज है कि जिसके हिसाब से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तो अप टू 25% है, 25 टू 50, 51 टू 90 एंड 100%। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो पॉइंट था उसके हिसाब से है। तो अगर आपका लेस देन 25% है तो आप बिल्कुल वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो फर्स्ट का आंसर आपके पास आएगा नील। सेकेंड है 26 टू 50%, तो 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट, जो एनपी का मतलब होता है नोशनल प्रॉफिट। सो फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है बी के लिए कि 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट ब्रैकेट में कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। सो आंसर इज उसमें 4 आएगा। 51 टू 90% के लिए जो होता है वो 2/3 होता है, 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट ब्रैकेट में आएगा कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और 100% अगर हुआ है काम तो आप फुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ऑप्शंस हमारे पास दे रखे थे, वो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो आंसर है वो ए है कि फर्स्ट का थर्ड जो है अप टू 25% नील, बी का है वो 1/3 होता है, सी का जो है वो फर्स्ट होता है 2/3, और 100 के लिए सेकेंड दैट इज फुल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आईटीसी कंपनीज ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 20 लाख, 20 लाख का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्टिंग है यानी कॉस्ट एक्सपेंडिचर टिल द डेट वाज 11,20,000। कैश रिसीव्ड हो चुका है 10,80,000 विच इज 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड का 90% है। वर्क ऑन सर्टिफाइड है 1,20,000। कैलकुलेट द नोशनल प्रॉफिट ऑफ द वो कॉन्ट्रैक्ट। अब नोशनल प्रॉफिट ढूंढने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले चीज कि उसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखते कभी। हाँ, एक्सपेंडिचर वो डेबिट कर दिया जाएगा, और जो कैश रिसीव्ड है वो भी नहीं लिखा रहता, लेकिन लिखा रहता है वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, वो क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हमें वर्क सर्टिफाइड ढूंढना पड़ेगा कि 10,80,000 कैश रिसीव्ड है, तो वर्क सर्टिफाइड ढूंढने के लिए हम क्या कर लेंगे, 10,80,000 को डिवाइड बाई 90% कर लेंगे, तो हमें 12 लाख अप्रॉक्स मिल जाएगा वर्क सर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड हमारे पास 1,20,000 है, तो कुल मिला के हमारे पास क्रेडिट अमाउंट हो जाएगी, और बाकी का जो एक्सपेंस है 11,20,000 माइनस कर लेंगे। देखते हैं ऑप्शंस क्या दे रखे, 1,20,000, 20,000, 2 लाख एंड 3 लाख। सो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं हम उसके लिए। आंसर आएगा हमारा 2 लाख। कैसे, तो पहले वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो वर्क सर्टिफाइड हमारे पास मैंने बताया अभी कैसे करना है, 10,80,000 हमारा कैश रिसीव्ड है जो कि 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, तो हम उस डिवाइड बाय 90% कर लेंगे, तो हमें हमारा वर्क सर्टिफाइड 12 लाख मिल जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड 1,20,000 है, तो कुल मिला के 13,20,000 रुपये हो गए, जबकि अब तक का कॉस्ट 11,20,000 हो चुका है। तो 13,20,000 में से 11,20,000 माइनस करेंगे तो हमें 2 लाख का नोशनल प्रॉफिट होगा। तो ये नोशनल प्रॉफिट यहाँ पे 2 लाख रुपए, हमारा आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सर्विस सेक्टर्स इंक्लूड, सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, यानी आईटी और आईटी से रिलेटेड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जो पब्लिक ऑफर करती है, पब्लिक में दी जाती है ऐसी सर्विसेज की बात करें। फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बैंक्स वगैरह सब हमें प्रोवाइड कर रही है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड कर रही है, उसकी बात आती है, या ऑल ऑफ दिस। तो सही में देखा रहे तो ये सारी सर्विसेज जो है वो सर्विस सेक्टर में इंक्लूड है। सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BRICS इज एसोसिएशन ऑफ फॉलोइंग नेशंस। यहाँ पे BRICS है, 5 नेशंस है यहाँ पे, वो 5 नेशंस का जो ग्रुप है इससे हम शॉर्ट नेम देखा है BRICS। तो BRICS क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज है,
ब्राजील, रशिया, इंडिया, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, आयरलैंड, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका, या फिर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा BRICS है उसमें इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक एसोसिएशन है। हम मानते हैं कि इंडिया और चाइना साथ में नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे है BRICS। यहाँ पे हमारे पास ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का एक एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अकाउंटिंग ऑफ द रियल एस्टेट डेवलपर्स के अकाउंटिंग में देखा जाए, विच ऑफ दिस फॉलोइंग कॉस्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जिसे हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे कंसिडर नहीं करेंगे। एंड द डेवलपमेंट कॉस्ट इफ दे आर मटेरियल, भले ही वो इंपॉर्टेंट हो फिर भी। एक होता है डेप्रिसिएशन ऑफ आइडल प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो यानी जो प्लांट आपने यूज नहीं किया उसका डेप्रिसिएशन। सेकेंड, द साइट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग द साइट सुपरविजन और साइट लेबर कॉस्ट तो इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वो तो मेजर एक्सपेंस है। थर्ड है कॉस्ट ऑफ द हायरिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, अगर आपने बाहर से रेंट पे प्लांट एंड मशीनरी लिया है या फिर खरीदा है तो उसका कॉस्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी नोट करना पड़ेगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जी जो आइडियल प्लांट है जिसको हमने यूज ही नहीं किया तो उसका डेप्रिसिएशन हम नहीं लगाएंगे। तो ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ए आंसर आएगा, जो कॉस्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो डेप्रिसिएशन ऑफ आइडियल प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, blank is applies to the printing press, furniture work, interior decorations and other similar work। यानी ये सारा काम जो होता है वो कौन से डिपार्टमेंट से होता है, शायद क्वेश्चन से। प्रोसेसिंग कॉस्टिंग, अच्छा किस तरह की कॉस्टिंग यहाँ पे अप्लाई होगी। प्रोसेसिंग कॉस्टिंग, प्रोसेसिंग में एक स्टेज से निकल के दूसरे स्टेज में जाता है। प्रिंटिंग, फर्नीचर, ये एक दूसरे से ऑड है तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग में तो नहीं जाएगा। सेकेंड है जॉब कॉस्टिंग, यानी पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से, यानी पर्टिकुलर काम के हिसाब से उसका प्राइस होता है। ये शायद बैठ सकता है क्योंकि प्रिंटिंग में ऐसा होता है कि जैसा काम एक कलर में करवाते हो, दो कलर में करवाते हो तो उसके हिसाब से कॉस्टिंग प्लस माइनस होती है। फर्नीचर भी ऐसा होता है कि आप जैसा फर्नीचर बनाओ उस तरह से उसकी कॉस्टिंग बनती है। इंटीरियर डेकोरेशन में भी ऐसा हो सकता है जॉब कॉस्टिंग। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इसके अंदर। और डी है जो नन ऑफ दिस। सो हमारा ऑप्शन आंसर आता है जॉब कॉस्टिंग, जो पर्टिकुलर जॉब की तरह उसकी प्राइजेस अलग अलग होती है, टाइम पीरियड अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रेवेन्यू एट पर, यानी पर आपको रेवेन्यू काउंट करना है पर पेशेंट। सो नंबर ऑफ रूम्स हमारे पास है 500, एवरेज रूम रेट है 1500, ऑक्यूपेंसी 60% एंड पीरियड 80 डेज का लिखा है। क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन दे रखे 900, 1500, 400 एंड 500। तो हमें रेवेन्यू पार ढूंढने के लिए जो हमारे पास है आंसर आएगा 900। कैसे? तो रेवेन्यू एट पार का फॉर्मूला है एवरेज रूम रेट इनटू ऑक्यूपेंसी रेट। तो एवरेज रूम रेंट हमारे पास है जो कि हमें दे रखा था अंदर 1500 रुपए, और ऑक्यूपेंसी रेट हमारा पास बनता है 60%, तो 1500 का 60% 900 डायरेक्ट आएगा। इसमें जो सेकंड फॉर्मूलाज है वो भी अप्लाई करके आप आंसर ला सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड के लिए आप क्या कह सकते हो, कौन सा वर्क सर्टिफाइड कंसिडर किया जाएगा। तो क्वेश्चंस हमारे पास जो है वर्क सर्टिफाइड के लिए, तो फर्स्ट है इट रिप्रेजेंट द वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड बट नॉट येट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। जनरली क्या होता है कि आप जब भी काम करते हो और काम हो जाने के बाद आर्किटेक्ट आता है और मान लेता है कि नहीं आपने जो काम किया है सही है, कंप्लीट 100% काम हो चुका है, तो उसे हम वर्क सर्टिफाइड कहेंगे। यहाँ पे तो उल्टा बोल रहे हैं कि नॉट येट सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट, इसका मतलब ये पहला वाला तो गलत है। दूसरा, ऑफ द वर्क अनसर्टिफाइड इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स ओन एस्टिमेट, वो अपने एस्टिमेट के हिसाब से अनसर्टिफाइड सर्टिफाइड कर लेता है, ये भी नहीं हो सकता। इट इज नॉट कंसिडर एज अ कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास अनसर्टिफाइड है, सर्टिफाइड नहीं है। तो फर्स्ट वाला भी सही है कि आके गया है लेकिन उसने सर्टिफिकेट नहीं दिया। सेकेंड, अनसर्टिफाइड बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स ओन एस्टिमेट, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से होता है। थर्ड जो होता है इज कंसिडर एज अ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज में काउंट किया जाता है। तो सारे सही है, सो ऑल ऑफ दिस आर ट्रू। हमने पढ़ लिया था वो वर्क सर्टिफाइड सर्टिफाइड है, एक्चुअली क्वेश्चन हमारे पास है जो वर्क अनसर्टिफाइड के लिए। तो वर्क अनसर्टिफाइड के लिए सारे आंसर्स हमारे लिए सही थे, तो आंसर इज डी ऑल ऑफ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
From the following information, calculate the patient days, that is 365 days in a year of ABB hospital in for its general ward. जनरल वार्ड के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देयर इज जनरल वार्ड्स आपके पास 15 है, नंबर ऑफ बेड्स इन ईच वार्ड, हर एक वार्ड के अंदर 20 बेड है। ऑक्यूपेंसी रेट होता है 250 दिन के लिए 100%, और ऑक्यूपेंसी रेट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, बाकी का 365 में से अगर 250 माइनस करें तो 165 दिन बचेंगे, तो 165 दिन का 80% है ऑक्यूपेंसी, बाकी 250 के लिए 250 दिन में 100% ऑक्यूपेंसी है। सो हमें ढूंढना है कि हमारे पास कैलकुलेट पेशेंट डेज कितने हैं। तो 65,000 पेशेंट डेज होता है, 1,02,600 पेशेंट डेज होता है, 66,400 होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों विंटर यहाँ पे दोनों वार्ड्स के लिए 250 दिन, और हमें बाकी के रेस्ट ऑफ डेज के लिए दोनों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आंसर आता है 1,02,600। कैसे आता है कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो पेशेंट डेज के लिए नंबर ऑफ वार्ड्स इंटू नंबर ऑफ बेड्स इंटू डेज इंटू ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। अब पहले 250 दिन के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 15 वार्ड्स है, 20 बेड्स है, 250 दिन है, और उसमें ऑक्यूपेंसी 100% है। तो सबका अगर टोटल करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 75,000। बाकी का रेस्ट ऑफ द पीरियड जो होता है, यानी 365 में से 250 दिन निकाल दें तो 115 दिन बचते हैं। तो वो 115 दिन के लिए अगर कैलकुलेशन करें तो उसमें 80% हमारे पास ऑक्यूपेंसी है। तो 15 वार्ड्स इंटू 20 बेड्स इंटू 115 इंटू 80%, तो होता है 27,600। तो 75,000 प्लस 27,600 कुल मिला के हमारे पास होता था 1,02,600 पेशेंट डेज। तो हमारा आंसर है यहाँ पे आएगा बी, 1,02,600। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ब्लैंक इज द कॉन्ट्रैक्ट एम्पावर्स दैट कॉन्ट्रैक्टर टू रिव्यू द प्राइसेस। ऐसी कौन सी चीज होती है, उसके पास ऐसा कौन सा पावर होता है कि वो रिवाइज कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को इन केस ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स ड्यू टू सम मैक्रो इकोनॉमिक्स और द अदर एग्रीड रीजंस। मार्केट सिचुएशंस में या फिर मैक्रो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, यानी क्राइसिस या वगैरह से, तो ऐसे केसेस के अंदर जो प्राइस बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में रूल है कि जो वो अपने पास पावर होता है वो प्राइस बढ़ा सकता है। तो ये जो पावर होता है उसके का नाम दिया जाता है फर्स्ट एक्सेलरेशन क्लोज, होता है रिवर्स प्रॉफिट, सॉरी रिजर्व प्रॉफिट, वर्क सर्टिफाइड, या फिर नन ऑफ दिस। तो एक्सेलरेशन जो क्लॉज है वो उसका मतलब यही होता है कि जब भी मार्केट में देखो, आपने अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है और वो आपका 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होगा, लेकिन विद इन 2 ईयर्स अगर जब भी प्राइस बढ़ जाए मार्केट में रॉ मटेरियल की, तो उसके पास एक अधिकार होता है कॉन्ट्रैक्टर के पास, क्योंकि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा सकता है। तो आंसर इज ए, दैट इज एक्सप्लोरेशन क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है, कैलकुलेट द टोटल रूम डेज फॉर द ईयर ऑफ द होटल सूर्या फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ शूट दे रखे हैं, नंबर ऑफ रूम्स, और ऑक्यूपेंसी रेट। सिंगल रूम है 150, उसकी 100% ऑक्यूपेंसी है। डबल रूम है 100, उसकी 70% ऑक्यूपेंसी है। ट्रिपल रूम है 50 और उसकी 80% ऑक्यूपेंसी है। एज्यूम 360 डेज इन ईयर, और हमें ढूंढना है नंबर ऑफ टोटल रूम डेज। सो आंसर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 97,200, 1,08,000, 93,600 और 90,000। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर आएगा 93,600। कैसे कैलकुलेशन देख लेते हैं कि रूम रेंट कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 360 डेज के लिए है तो 360 इंटू जो रूम्स है तो उसका ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हमें यूज करना पड़ेगा। जैसे सिंगल रूम्स हमारे पास 150 है, 100% ऑक्यूपेंसी है तो हम 150 काउंट कर लेंगे। डबल रूम हमारे पास 100 है लेकिन ऑक्यूपेंसी रेट है हमारा सिर्फ 70%, यानी 70 रूम ही यहाँ पे भरे जाते हैं, बाकी के खाली जाते हैं, तो उसको हम 70 कंसिडर कर लेंगे। और ट्रिपल रूम हमारे पास 50 है, उसका 80% ऑक्यूपेंसी होता है, तो 50 का 80% यानी हो जाता है 40। तो 150 प्लस 70 प्लस 40 कुल मिला के हो जाते हैं 260। ये 260 इंटू 360 हम कर लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ डेज हमें 360 दे रखा है, तो कुल मिला के हमारे अमाउंट हो जाती है 93,600 डेज। तो ये हमारा हो जाता है रूम डेज, टोटल रूम डेज कितने हो जाएंगे 93,600। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि होटल द्वारका हैज एन अरेंज अ बैंक्वेट फॉर 1,000 पर्सन्स। एक बैंक्वेट बना था 1,000 पर्सन के लिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट द टोटल फूड कॉस्ट विल बी 3 लाख।
1000 लोगों का फूड कॉस्टिंग होता है 3 लाख रुपए। एडिशनल स्टाफ वहां पे जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 25,000 रुपये उनका खर्चा होता है। फ्लोरल डेकोरेशन यानी अगर वहां पे डेकोरेट किया गया है उसका, और म्यूजिक कॉस्ट मिला के 40,000 रुपये होता है। अदर कॉस्ट होती है 70,000। What charge per guest should be made in order to produce a net profit of the 13% of total taking? यानी जो कस्टमर के पास से जो पैसा लिया जाएगा पर गेस्ट, उसे कहते हैं टेकिंग। उसके ऊपर हमें 13% हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि भी आपको सेलिंग प्राइस जो है हमारा, यानी गेस्ट के पास से जो हम रिसीव करने वाले हैं वो अमाउंट हो जाएगा 100%। तो उसको एज्यूम लेते हैं 100, उसमें से 13% हमारा प्रॉफिट होगा। इसका मतलब होता है हमारा 83% जो है वो हमारा कॉस्ट होगा। तो ये जब कॉस्ट है इसका टोटल कर लेते हैं, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दे रखे। टू 450 पर पर्सन, 500 पर पर्सन, 550 पर पर्सन या 750 पर पर्सन। तो कैलकुलेशन में आता है आंसर 500। कैसे देख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट जो हमारे पास बन जाता है 3 lakhs प्लस 25,000 एडिशनल स्टाफ की एक्सपेंसेस, 40,000 फ्लोरल और म्यूजिक का, और 70,000 अदर कॉस्ट। कुल मिला के हो जाता है 4,35,000। अगर हमें 30% प्रॉफिट लेना है तो कॉस्ट का मतलब कितना हो जाएगा, 100 माइनस 13, सो 87%। सो 4,37,000 डिवाइड बाय 87% करोगे तो हमें टोटल टेकिंग मिल जाएगा, जिससे जो आता है 5 लाख रुपीज। और ये 5 लाख रुपीज हम 1,000 गेस्ट के पास से लेंगे। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,000, सो हम पर गेस्ट 500 रुपीज चार्ज कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉफिट भी मिले और सारा एक्सपेंस भी कवर हो जाएगा। तो ये है ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा हॉस्पिटल हैज गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उमा हॉस्पिटल ने यहाँ पे क्वेश्चन एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि लैंड एंड बिल्डिंग 70 लाख की है, फर्नीचर 25 लाख का है, मशीनरी 90 लाख की है, स्टॉक 20 लाख का है, कैश 49 लाख का है, क्रेडिटर्स 15 लाख के हैं, और अदर लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग है 10 लाख की। क्वेश्चन क्या है, तो हॉस्पिटल हैज अ 50 बेड कैपेसिटी पर डे, यानी हॉस्पिटल के अंदर 50 बेड है। तो कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेड डे कैपेसिटी ऑफ द ईयर। पूरे साल के लिए हमें सीई काउंट करना था, कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ पे एज्यूम के लिया जाएगा कि 365 डेज इन ईयर है। ओके, ऑप्शन दे रखे 1500, 1500 पर डे कैपेसिटी, 1200 है, 1250 है, या फिर 1000 है। तो आंसर हमारे पास आता है 1250। कैसे आता है तो देख लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक और कैश, ये सारा हमारा क्या होता है, असेट्स। तो सबका टोटल कर दिया तो 2,44 होता है, 244 लैक्स। जो लायबिलिटीज है हमारे पास वो क्रेडिटर्स है एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, यानी 15 और 10 कुल मिला के 25। सो 244 माइनस 25, सो 219 लैक्स। और सीई पर बेड डे का होता है, सो आपका जो क्वेश्चन है आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल। तो आपका पर डे 50 बेड्स है तो इंटू 365 मिलाओगे, और ऊपर आपके पास रहेगा 219। सो आपका आंसर आएगा 1200। सो आंसर विल बी बी, नॉट सी। हमने यहाँ पे गलत मार्क किया है, सो आंसर विल बी बी, 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ब्लैंक इंक्लूड्स प्रॉफिट एलिमेंट्स। प्रॉफिट एलिमेंट्स क्या है, एंड सिंस इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो किसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट्स आता है, एक है वर्क सर्टिफाइड के अंदर, अनसर्टिफाइड के अंदर, बोथ, या फिर नॉन। आपको प्रॉफिट एलिमेंट कहाँ से मिला जाएगा, जितना काम आपने किया है अगर वो सर्टिफाइड हो जाता है उसके हिसाब से आपको कैश रिसीवेबल होती है, उसका 80% या 90% आपको कैश मिलता है। सो प्रॉफिट एलिमेंट हमारे पास वर्क सर्टिफाइड के अंदर से होगा। सो आंसर इज ए, इट इज वर्क सर्टिफाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द सैलरी ऑफ रूम्स अटेंडेंट। रूम अटेंडेंट का सैलरी क्या होगा। रूम अटेंडेंट सैलरी ₹20 पर डे, एक दिन का 20 रुपया है उसका। देर इज वन रूम अटेंडेंट पर रूम, एक रूम के लिए एक अटेंडेंट रखा गया है। द सैलरी इज पेड ओनली व्हेन द रूम्स इज ऑक्यूपाइड। जब रूम ऑक्यूपाइड होता है तभी उसको सैलरी दी जाती है, जब रूम खाली होता है तो उसको हम सैलरी नहीं देते। There are the 100 rooms in the hotels and 80% of rooms are normally occupied in summers and 30% of the rooms are occupied in winters. You are assumed that the timer of winter is 6 months each. यानी समर के लिए या फिर विंटर के लिए 6 महीना होता है। नॉर्मल डेज इन अ मंथ में बी assumed to be 30।
यानी एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, तो 6 महीने के अंदर कितना हो जाएगा, 6 3 18, सो 180 दिन हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से हमें ऑक्यूपेंसी के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देख लेते हैं, कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं 4,68,000, 396, 2,88,000 एंड 1,08,000। और एट रूम अटेंडेंट की सैलरी कुछ ज़्यादा ही होगी, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। आंसर आता है 3,96,000। कैसे? पहले हम कैलकुलेशन करेंगे विंटर के लिए। तो विंटर में हमारा ऑक्यूपेंसी रेट जो होता है, यहाँ पे बता रखा था कि रूम्स के लिए होटल के अंदर 80% ऑफ द there are the 100% rooms in the hotels and 80% of the rooms are normally occupied in the summer। तो पहले समर के बारे में 80% में, तो विंटर का हमारा होता है 30%। तो विंटर का कैलकुलेशन करें कि 100 रूम में से हमारा 30% यानी 30 रूम हमारा ऑक्यूपाई रहता है। तो 30 रूम्स इंटू 6 मंथ्स इंटू 30 डेज इंटू 20, तो कुल मिला के उसका 1,08,000 रुपये हो जाता है। समर के अंदर तो ज्यादा रूम्स भरे होते हैं, 80%, यानी 80 रूम्स हो जाएंगे। 100 रूम्स का 80% होता है 80 रूम, इंटू 6 मंथ्स इंटू 30 डेज, और इंटू पर डे उसका 20 रुपया लगता है, तो वो हो जाता है उसकी अमाउंट। तो कुल मिला के हमारे पास जो अमाउंट बन जाती है वो है 3,96,000। ओके, तो दोनों का अगर टोटल करेंगे समर और विंटर का, तो हमारे पास आंसर होता है 396। आंसर इज बी। तो ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए है। आशा है आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।